हेलो एवरीवन, आप सभी का जुड़ी श्री के रहाई पेज पे वेलकम है। तो मैं आपको पढ़ाऊंगी विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963। इसके बैरक पढ़ाने से पहले मैं आपको इसके कुछ बैकग्राउंड के बारे में बताऊंगी, जैसे कि इससे पहले कौन सा अधिनियम हुआ करता था और विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम कौन से सिद्धांतों पर आधारित है और ये कौन से प्रकार के अनुतोष प्रदान करता है और ये कैसे अनुतोष प्रदान करता है। तो गाइस, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 से पहले विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1877 हुआ करता था, जो कि मूल रूप से न्यूयॉर्क सिविल कोड 1862 ड्राफ्ट की तर्ज पर तैयार किया गया था। और ये अधिनियम इंग्लिश इक्विटी कोर्ट द्वारा विकसित सिद्धांतों का प्रतीक है, जिसको 1963 में निरस्त करके विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम पारित किया गया था। और विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 भारत के विधि आयोग की 9वीं रिपोर्ट की सिफारिश पर भारत की संसद द्वारा पारित किया गया था, जिसमें अभी तक 4 बार अमेंडमेंट हो चुके हैं। जिसमें पहली बार अमेंडमेंट हुआ था 1964 में, दूसरी बार अमेंडमेंट हुआ था 1974 में और थर्ड अमेंडमेंट हुआ था 2018 में, जो मेजर अमेंडमेंट था। जिस और चौथा हुआ था 2019 में, जिसमें जम्मू कश्मीर से रिलेटेड अमेंडमेंट हुए थे, जिसके द्वारा इसको विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम को जम्मू कश्मीर पर भी लागू कर दिया गया था। और इसका आधार है समता का कानून, और ये उस सिद्धांत पर आधारित है जैसे जहाँ पे अधिकार है वहाँ पे उपचार है। और ये कुछ प्रजातियों का अनुतोष प्रदान करता है, और ये एक सटीक और विनिर्दिष्ट अनुतोष एक नामित अनुतोष प्रदान करता है। ये नुकसान और मुआवजे की सामान्य अनुतोष के बजाय विनिर्दिष्ट प्रकार का अनुतोष प्रदान करता है। और असहाय के तहत प्रदान किए जाने वाले अनुतोष विवेकाधीन है। और विनिर्दिष्ट अनुतोष में व्यादेश, रोग और विशिष्ट उपचार के रूप में हमें अनुतोष प्रदान किया जाता है। और ये एक कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर ही आधारित होता है, चाहे वो अभिव्यक्त हो या विवक्षित हो। जो कॉन्ट्रैक्ट अभिव्यक्त भी हो सकता है और विवक्षित भी हो सकता है। जैसे कि एक कॉन्ट्रैक्ट है, अगर उसके भंग होने पर हमें 2 प्रकार के उपचार प्राप्त हो सकते हैं, एक तो क्षतिपूर्ति और एक विनिर्दिष्ट मालूम। या तो हमें उसके जो संविदा भंग करने से जो हमें हानि हुई है, उसके भंग होने से हम क्षतिपूर्ति करवा लें, या हम विनिर्दिष्ट पालन करवा लें। जो कार्य संविदा द्वारा होना चाहिए था वही कार्य हम करवा लें। इसीलिए इसको ये बोलता है कि इसी का मीनिंग है कि उसी वस्तु के रूप में हमें अनुतोष चाहिए, उसी वस्तु के ही रूप में। तो हम अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं इसका बैरिक। तो ये 1963 का अधिनियम संख्या 47 है, मतलब 1963 में ये 47 नंबर एक्ट था, जो हमारी पार्लियामेंट द्वारा पारित किया गया था। और इसको 13 दिसंबर 1963 को राष्ट्रपति की सहमति मिली थी। और ये 1 मार्च 1964 को हमारे पूरे इंडिया में लागू हो गया था। तो और इसका उद्देश्य क्या है, जैसे इसका उद्देश्य हम पढ़ते हैं, जैसे कि कतिपय प्रकारों की विनिर्दिष्ट अनुतोष से संबंधित विधि को परिभाषित और संशोधित करने के लिए अधिनियम। ये मतलब ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये कतिपय प्रकारों के विनिर्दिष्ट अनुतोष हमें प्रदान करते हैं। और ये कौन से अनुतोष हमें प्रदान करते हैं, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। ये हमें कुल मिला के 8 प्रकार के अनुतोष प्रदान करते हैं। इसका पहला है संपत्ति की कब्जे का प्रत्युदरण, जो सेक्शन 5 से लेके सेक्शन 8 में है। और दूसरा है संविदाओं का विनिर्दिष्ट पालन, जो सेक्शन 9 से लेके 25 तक में। तीसरा है लिखतों की परिशुद्धि, जो सेक्शन 26 में है। और चौथा है संविदाओं का विखंडन, जो सेक्शन 27 से लेके 30 तक में है। और पांचवा है लिखतों का रद्दकरण, जो सेक्शन 31 से लेके 33 तक में है। और छठा है घोषणात्मक डिक्रिया, जो सेक्शन 34 से लेके 35 में है। और सातवां है निवारक अनुतोष, जो सेक्शन 36 से 37 में है। और आठवां है शाश्वत आदेश, जो सेक्शन 38 से लेके 44 में है।
तो अब हम पढ़ने वाले हैं इसका सेक्शन 1। सेक्शन 1 क्या बोलता है? संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। ये अधिनियम विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 कहा जा सकेगा। मतलब ये विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 कहलाएगा। और इसका विस्तार जम्मू कश्मीर पर भी लागू है। 2019 में अमेंडमेंट हुआ था, उसके द्वारा इसको जम्मू कश्मीर राज्य पर भी लागू कर दिया गया था, जो इन्फोर्स में आया था 31 अक्टूबर 2019 को। और ये उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। केंद्र सरकार ने शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इसको 1 मार्च 1964 के द्वारा पूरे इंडिया में लागू कर दिया गया था। और इसका सेक्शन 2 है डेफिनेशन, परिभाषाएं। तो हम अब परिभाषाएं स्टार्ट करते हैं। इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो। इसकी फर्स्ट डेफिनेशन है बाध्यता। बाध्यता तक के अंतर्गत विधि द्वारा प्रवर्तनीय हर एक कर्तव्य आता है। मतलब इसके अंदर ऐसी ही बाध्यता आएगी जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है, जिसका प्रवर्तन हम विधि द्वारा करवा सकते हैं। इसकी सेकंड डेफिनेशन है व्यवस्थापन। व्यवस्थापन से भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 द्वारा यथा परिभाषित विल अथवा क्रोडपत्र से भिन्न ऐसी लिखित अभिप्रेत है जिसके द्वारा जंगम या स्थावर संपत्ति में के कर्मवती हितों के गंतव्य अथवा न्यायगमन को वर्णित किया जाता है या उसका वर्णित किया जाना कारित होता है। मतलब इसमें विल अथवा क्रोडपत्र नहीं आती। क्रोडपत्र है विल का, क्रोडपत्र होता है विल का संशोधित पत्र। और ऐसी लिखित अभिप्रेत है जिसके द्वारा जंगम या स्थावर संपत्ति के कर्मवती हितों को, मतलब उसके हितों को, गंतव्य मतलब कौन सी मंजिल में पहुंचेगी, इसका कौन सा डेस्टिनेशन होगा, यह बताती है। और इसका न्यायगमन मतलब जिसके द्वारा उसके जो भी राइट्स हैं, जो भी लाइबिलिटीज़ है, वो किसके पास जाएगी, वो लिखित इसके अंतर्गत आती है। और न्यास का वही अर्थ है जो भारतीय न्यास अधिनियम 1862 की धारा 3 में है। और उस अधिनियम के अध्याय 9 के अर्थ के भीतर आने वाली न्यास प्रगति की बाध्यता इसके अंतर्गत आती है। मतलब न्यास का वही अर्थ है जो भारतीय न्यास अधिनियम 1862 की धारा 3 में दिया गया है। और उस अधिनियम के अध्याय 9 के अर्थ के भीतर आने वाली न्यास प्रगति की बाध्यता भी इसके अंतर्गत आती है। और इसकी फोर्थ डेफिनेशन है न्यासी। न्यासी के अंतर्गत हर एक ऐसा व्यक्ति आता है जो संपत्ति को न्यासतः धारण किया है। और इसकी पांचवा ये बता रहा है कि ऐसे अन्य सब शब्दों और पदों के जो 38 में प्रयुक्त है किंतु परिभाषित नहीं है और भारतीय संविधान अधिनियम 1872 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो इस अधिनियम में उन्हें क्रमशः दिए गए। मतलब ऐसे भी इसमें अगर कोई शब्द यूज